हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। ओके, बेसिकली ये जो वीडियो है ना, आपको मानते हैं अगर आपके पास बेसिक आइडिया है तो बेसिक केमिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक डेफिनेटली बता सकता हूँ कि यार थोड़ा सा देखने को जो नज़रिया है ना केमिस्ट्री का, या फिर जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे पूछे जाते हैं, बेसिकली मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ओके, तो बेसिकली ये जो पार्ट वन है, इसमें मे भी 2 से 3 पार्ट आएंगे आपको। पार्ट वन है तो ये जो बेसिकली है आपका तीनों में, जैसे कि आईजी कार का जो इंटरव्यू होगा या फिर आईआरईएल का जो इंटरव्यू होगा, ओके, और इवन क्रिप्को का जो इंटरव्यू होगा उसमें केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग दोनों का, उन दोनों के लिए ये जो पार्ट है ना बेसिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके, तो बहुत ही मज़ा आने वाला। ओके, सो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब पहला टर्म है वाट्स पीपीएम मीन्स, मतलब पीपीएम का मतलब क्या होता है, वाट्स पीपीएम मीन्स। तो देखिए ये जो टर्म है ना हम लोग बहुत ही सुनते हैं कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, बट हाउ एग्जैक्टली फाइंड, उसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो हम लोग एक डायग्राम और फिगर के माध्यम से समझेंगे। बहुत मज़ा आने वाला। ओके, कि सिर्फ पीपीएम पढ़ेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे कि यूज कहाँ भी होते। ओके, तो देखिए एक बहुत ही शॉर्ट समरी मैंने लिख दिया हूँ, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और मे बी अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा कि ताकि फ्यूचर में आपको हेल्पफुल हो सके। तो लिखा हुआ पार्ट्स पर, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर बी रहता, सपोज दैट ये आपका पी, और ये जो पी है, सॉरी, हाँ ठीक है, देखिए पी पी एम रहता, तो पी पी मतलब पार्ट्स पर मिलियन होगा। ओके ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ही पी पी और यहाँ पर रहता बी, समझ रहे हैं, तो बी मतलब बिलियन हो जाता। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, जैसे अगर आप पीपीएम समझ गए तो पीपी भी समझ सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन भी। तो सेम एज ही प्रोसीजर होता है पीपीपी। पीपीपी बहुत ही रेयर माध्यम में कभी कभी यूज किया जाता है, लेकिन पीपीएम जो है ना हम लोग अक्सर सुन लेते हैं। जैसे दिल्ली का पोल्यूशन की बात करें या फिर कोई और जगह पोल्यूशन की बात करें जो शहर में होती है, तो वहाँ पर बोलते हैं यार ये इतना पीपीएम है, आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इतना पीपीएम है, 10 पीपीएम है। तो ये बहुत ही नॉर्मल हम लोग बात करते हैं। ओके, तो पहली बात हम लोग ये समझे कि भाई पीपीएम की ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए जो ऐसे पार्टिकल की बात होती है पीपीएम, जो कि हम लोग नॉर्मली एक साधारण रूप से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वैसा मटेरियल, तो उसको हम लोग पीपीएम में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट्स पर मिलियन है, मतलब 1 मिलियन का कितना पार्ट्स है उसको बोलते हैं पीपीएम। तो यह बात देखिए लिखा, दिस इज एब्रीविएशन फॉर पार्ट्स पर मिलियन। ओके, जैसे कि इसको हम हटा देते हैं और इसको हटा दिए, तो दिस एब्रीविएशन फॉर पार्ट्स पर मिलियन एंड इट इज आल्सो कैन एक्सप्रेस इन मिलियन मिलीग्राम पर लीटर। देखिए हम इसको पीपीएम ही बोल सकते हैं या फिर मिलीग्राम पर लीटर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक स्टैंडर्डाइज टर्म होता है जो इंटरनेशनली हम लोग यूज करते हैं जब पॉल्यूशन या फिर किसी और टर्म में, तो बहुत ज़्यादा, जैसे आपसे ये नहीं पूछा जा सकता पीपीएम क्या है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा भाई पीपीएम का यूज कहाँ करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं ना या इंटरव्यू में, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ओके, तब आगे आते, तो अब मेजर क्या करता है, देखिए दिस मेजरमेंट इज द मास ऑफ केमिकल और कंटामिनेटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक समझिएगा, हम लोग 2 टर्म समझेंगे। पहले समझेंगे कि ये केमिकल क्या बोल रहा है और कॉन्टामिनेट क्या है। देखिए केमिकल मतलब समझ रहे, कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल होगा वो केमिकल है, मतलब रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है दैट मीन है केमिकल। और कॉन्टामिनेटेड क्या हुआ कि अगर कोई केमिकल है और कोई पार्टिकल से मिल जाता है, घुल जाता है, कोई नया फॉर्म बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टामिनेट होगा। जैसे कि हम ले एक पानी है, एक चापाकल की पानी है, मतलब जो नल वाला पानी होता है उससे, और एक हुआ आपको वाटर के मतलब तालाब का पानी है, जो गंदे तालाब होते हैं वहाँ। तो वहाँ पर जो वाटर होंगे ना, तो उसमें बोले यार इसमें बहुत से जो पार्टिकल है वो कॉन्टामिनेट है। तो क्या हुआ कि जो कोई पार्टिकल है वो पानी के साथ घुल मिल गया है, ठीक है, डिजॉल्व हो गया है, तो
तो उसको बोलते हैं कॉन्टामिनेट। तो वही बोलता है अगर एक यूनिट मतलब पर यूनिट मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर है, अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, या एक वॉल्यूम मतलब क्या हो, 1 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर उसमें कितना अमाउंट ऑफ केमिकल है या फिर कितना अमाउंट ऑफ कॉन्टामिनेट है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर लीटर। अगर यही रहता ppm, तो हम बात करते कि एक लीटर वाटर तो रहेगा ही, लेकिन इसमें भी इसका पार्ट्स कितना है, तो वहाँ पर आता ppm। तो देखिए दिस प्रोसीजर वुड प्रोड्यूस इन इंक कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm। तो इसको हम लोग 1 ppm में कंसिडर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर 1 ppm में हम लोग जैसे कि अब आप समझते हैं मोलरिटी। हम लोग अब बात करते हैं ppm किसका निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ppm किसका निकाल रहे हैं, मोलरिटी होता है, मोललिटी होता है। तो देखिए हम लोग 2 टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोललिटी और मोलरिटी। देखिए हम कोई भी सॉल्यूशन है तो वहाँ पर 3 चीज़ बेसिक चीज़ रहेगा। ओके, एक है आपका सोलवेंट, ये जो देख रहे हैं, और दूसरा हो गया सोल्यूट, एंड तीसरा हो गया सॉल्यूशन। सोलवेंट किसे बोलते हो, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। और सोल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में रहता है तो उसका सोल्यूट हुआ, और ये दोनों मिक्स होने के बाद जो बना तीसरा का प्रोडक्ट उसको हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग सॉल्वेंट की अगर बात करें, नॉर्मली हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। ओके, ये अभी हम लोग मोलरिटी की बात नहीं की है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अब ये जैसे सॉल्यूशन बन गया तो हम लोग सोलूट डाल रहे हैं, सोलूट एंड सोलवेंट भी डाले हैं। इसी तरह से कि एक्सपेरिमेंट करा लड़का, जैसे मोलरिटी वाला लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सोलूट बटा लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब 1 लीटर की बात कर रहा है। तो देखिए एक कोई बीकर लिया हुआ है और इसमें 225 ग्राम CuH2SO4 एंड 5H2O डाल दिया है। तो ये क्या है ना, ये डिजॉल्व कम्प्लीटली हो गया, ये 5H2 मतलब वाटर भी है इसमें साथ में, तो ये डिजॉल्व हो गया। तो फिर इसमें क्या गया, एडिशनल हम लोग वाटर डालें, मतलब कोई और कंपोनेंट, जैसे डाइल्यूट टू द मार्क, जैसे कि मार्क यहाँ तक किया। देखिए ये देख रहे हैं यहाँ तक मार्क किया हुआ है, फिर से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर हटा दिए, एक यहाँ पर ही था, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसे पहले से ही है, तो यहाँ पर ही मार्क किया हुआ। तो हमारा शुरू में इतना ही पानी था, जैसे थोड़ा सा 25 ग्राम CuSO4 था, उसको थोड़ा सा डिजॉल्व किए, ठीक है, कंप्लीट डिजॉल्व करवाएं, थोड़ा इतना अमाउंट हुआ। अब इसमें लोग डाइल्यूट करवाएं और इसको बन गया इतना अमाउंट में तैयार हो गया, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इसका देखिए एम जो है ना, मोलरिटी को सिंबल करता है। अगर मोल्स ऑफ, देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा ही, अब मोल्स और लीटर ऑफ सोल्यूशन है, अगर ये केजी ऑफ सोल्यूशन रहेगा तो ये मोलरिटी हो जाएगा। मोलरिटी मतलब लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोललिटी मतलब केजी ऑफ सोल्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो देख रहे हैं हम लोग घर में, जो जैसे कि कोई सिरिंज लेता है, कोई देता है, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो ब्लड लेता है या यूरिन टेस्ट के लिए लेता है या कि और टेस्ट के लिए लेता है, तो वो लोग इतना ppm मांगता भाई कि इसमें इतना ppm इसका पार्टिकल मिला हुआ, अनडिजॉल्व पार्टिकल मिला हुआ। तो देखिए ये सब लिखा हुआ, ये ध्यान देख रहे हैं, ये सब वही सब चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोललिटी और मोलरिटी। देखिए याद करना बहुत ही आसान है। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट की अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोलिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोलिए, बटा लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब मोलरिटी। अगर केजी ऑफ सोल्यूशन रहेगा तो मोललिटी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। मोललिटी इज नेवर इक्वल टू मोलरिटी। देखिए मोललिटी जो है कभी भी मोलरिटी के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप। आखिर क्यों, देखिए बताया हुआ, बट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर एज सोल्यूशन बिकम मोर डाइल्यूट। अगर देखिए लेकिन मोलरिटी और मोललिटी ये दोनों का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो सकता है अगर जब डाइल्यूट बहुत ज़्यादा है, अगर डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें सोल्यूट बहुत कम है लेकिन सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में मोललिटी और मोलरिटी जो है ना लगभग स्मॉल डिफरेंस रहेगा लेकिन बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं कब जरूरत पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मोलरिटी इज मोर यूजफुल व्हेन डीलिंग विद सॉल्यूशन। मोलरिटी जो है, अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जब डील करते हैं तो हम पर मोलरिटी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री,
मतलब केजी में 100 ग्राम 50 ग्राम, क्योंकि हमारा क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट है बटा केजी ऑफ सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर ही हम लोग बात करते हैं मोलरिटी की बात करते हैं। ओके, अब बात करता हूँ कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन सा नहीं है। देखिए आप समझिएगा, तो सबसे पहली बात ध्यान समझते हैं, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो मोलरिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है आप थोड़ा समझिए ना। देखिए ये देख रहे हैं मोलरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट है और लीटर ऑफ सोल्यूशन है। आपको पता लीटर मतलब वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है आपका ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और वो नहीं केजी वाला। ओके, दैट्स वाई वो नहीं होता है। देखिए लिखा ना मोलरिटी, आप कैपिटल एम से मोलरिटी को सिंबल करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट बनता है एल ऑफ सोल्यूशन या लीटर ऑफ सोल्यूशन, और स्मॉल एम से मोलरिटी को डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट बनता है केजी ऑफ सोलवेंट। तो ये लिखा मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलरिटी विल डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। देखिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलरिटी क्या होगा, घटेगा। ऐसा क्यों, आप फिर से समझिए। आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका अमाउंट क्या हो, नीचे वाला जो अमाउंट है लीटर वो बढ़ेगा, जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल घटेगा। सिंस द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन विल बी डिक्रीज, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम द एवोपरेशन, जब एवोपरेशन से होता है तो वहाँ पर ही वो घट जाता है। एक एक चीज़ ऐसे भी नहीं है, देखिए ये जो बोलना हम बोले भी ये इतना करेक्ट नहीं है, आप समझिएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी कैसे घटा, देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट है और लीटर ऑफ सोल्यूशन है, आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पर एवोपरेशन होगा, और जब एवोपरेशन होगा तो कौन वाला अमाउंट घटेगा, आपका ये अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, क्या बोलते हैं जो जो सोलवेंट का जो पार्ट है वो घटेगा, सोलवेंट का पार्ट घटेगा, तो सोलवेंट का पार्ट घटेगा, लेकिन सोलूट जो पार्ट वो तो नहीं उड़ेगा, वो तो बचा ही रहेगा। तो नीचे वाला घट रहा है ऊपर वाला बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल बढ़ रहा है, दैट्स वाई वो इंक्रीज करता है, सॉरी वो डिक्रीज करता है, नीचे वाला पार्ट डिक्रीज करता है। ये जो मोल्स है उस कंपेयर में कम घटता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट आपका ज़्यादा होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, फिर है कि मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आई होप ये वाला बात समझ में आ। देखिए यहाँ लिखा हो मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्यों मोलरिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन है वो डिक्रीज करने लगता है फ्रॉम द ऑपरेशन। ठीक है, अब है मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा केज ऑफ सोलवेंट। देखिए मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर सिंस मास डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर। देखिए यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो केजी ऑफ सोल्यूशन है ये मास है, और मास जो है कभी भी टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए मोलरिटी कभी भी टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग व्हाट इज़ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। देखिए यहाँ पर ही एक चीज़ है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप थोड़ा सा होल्ड ले लीजिएगा और काम कीजिए। ओके, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, पहला है व्हाट इज़ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। आप समझिएगा लिमिटिंग किसको बोलते हैं और एक्सेस किसको बोलते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट। द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम कम्प्लीटली। आप पहले वो जो डिफिनेशन है ना उसको भूल जाइए, ना तो फिर बोरिंग सा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा H2 है और यहाँ पर O2 है, और बनता है H2O प्लस O2 बन रहा है। अब हाइड्रोजन का दो दो मोलिक्यूल है, H2 चार हुआ है, O2 का भी एगो दूगो तीन हुआ है। ठीक है, और ये इतना सा अमाउंट में बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन रहता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, यहाँ पर देखिए H2 है, एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन दो और एक ऑक्सीजन बच गया, मतलब O2 एक्स्ट्रा हो गया। तो आप देख रहे हैं कौन सा एक्स्ट्रा हो गया, जितना हाइड्रोजन था सारे के सारे O2 के साथ कंज्यूम हो गया, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन बच गया। तो जो पूरा का पूरा जो कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएक्शन होने के बाद जब होता है और बाद में बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो आप बता सकते हैं अब जब कोई भी रिएक्शन होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग पे। क्यों, अगर ये अमाउंट में ज़्यादा रहेगा, जो लिमिटिंग अमाउंट में ज़्यादा रहेगा तो एक्सेस रिएजेंट के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन ये पहला ही ख़त्म हो जाएगा तो कैसे नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए जो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि किस अमाउंट में रिएक्शन बनेगा। तो आई होप आप समझिए। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन,
वो एक केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम होता है। देखिए O2 कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया कि नहीं, बिल्कुल। वंस देर इज नो मोर दैट ऑफ रिएक्टेंट, और एक बार क्या होता है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और एक बार पूरा का पूरा जब ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड, उसके बाद वो रिएक्शन नहीं बढ़ पाता है। देयरफॉर इट लिमिट द रिएक्टिंग फ्रॉम द कंटिन्यू। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है कोई भी रिएक्शन को कौन सा लिमिट करता है, तो वह है लिमिटिंग रीजन। और एक्सेस रीजन कौन है कि कुड कीप रिएक्टिंग इफ द अदर हैंड नॉट बीइंग कंज्यूम। देखिए एक्सेस रिएजेंट वो एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ये रिएक्टिंग होते रहता है अदर कंज्यूम होने के बावजूद भी, दूसरा जो अमाउंट है अदर कंज्यूम होने के बावजूद भी ये रिएक्टेंट कंटिन्यू होते रहता है इसके लिए। और इसी में देखिए इतना सारा बनाया हुआ है, ये दो चीज़ें, ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। ओके, और इसी में कुछ हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, वो समझना है आपको। जैसे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट कैन लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। हम लोग यही बात कर रहे हैं, अगर यही H2 अगर सबके सब खत्म हो जाएगा पहले ही तो कम बनेगा, अगर ये ज़्यादा देर तक चलेगा तो ज़्यादा बनेगा। तो वही बोलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट को लिमिट करता है फॉर्मेशन को। और एक्सेस क्या है कि एक्सेस रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। और रिएक्शन मिक्सचर में क्या एक्सेस रहता है। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहा है कि कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कोई भी किया रिएक्शन होगा तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा जबकि एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा। एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि नो लिमिटिंग रिएजेंट परसेंट, जब रिएक्शन जब खत्म होता है तो वहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं बचता है, लेकिन एक्सेस रिएजेंट प्रेजेंट रहता है। और इफेक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, अब देखिए इफेक्ट क्या होता है ये ऐसे, तो ये लिमिट द अमाउंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म, जो भी अमाउंट फाइनल प्रोडक्ट में बनता है उसको लिमिट करता है कि कितना अमाउंट में बनना चाहिए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यार, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिट रिएक्टेंट मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो कि फाइनल प्रोडक्ट को आपको लिमिट करता है, और एक्सेस रिएक्टेंट का फाइनल प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं रिएक्टर परफॉर्मेंस के बारे में, कि रिएक्टर परफॉर्मेंस क्या होते हैं और कितने टाइप से हम लोग मेजर करते हैं। देखिए इसमें 2-3 चीज़ आता है, सिलेक्टिविटी एंड यील्ड। वही लिखा हुआ, एक कन्वर्जन हो गया, एक सिलेक्टिविटी हो गया, एक रिएक्टर यील्ड हो गया। तो ये 3 चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप ठीक है, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप लोग यहाँ पर इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो यहाँ पर ही आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले यील्ड समझते हैं एक नॉर्मल भाषा में, और सेलेक्टिविटी जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो। सेलेक्टिविटी क्या है? अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। तो अब इससे पहले हम लोग समझें कि डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है। देखिए कोई जब रिएक्शन होता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये अमाउंट में, जैसे 2 अमाउंट लिए, जैसे मान लेते Mg लिए O2 लिए, MgO हमको बनाना है, तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपको एक बगल में क्या होगा, मान लेते सपोज दैट कि बगल में Mg2O भी बन गया। Mg2O तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 कैंसिल हो जाता है, तो Mg2O2 सपोज दैट ऐसे एक और अमाउंट बन गया। लेकिन हमें ये क्या हो, ये ज़रूरी नहीं था, तो ये आपका अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया। तो इसीलिए हो जाता है सेलेक्टिविटी में मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट पता मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है भाई, देखो ना यार, ये नाम से ही पता चल रहा है। सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट बता अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन यील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट तो रहेगा यहाँ भी, लेकिन मोल्स इफ रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन, तो देखिए जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उस समय कितना अमाउंट में मोल्स बचता है। कहने का मतलब डिजायर्ड और अनडिजायर्ड यहाँ पर दोनों आ जाता है यील्ड में। मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बटा मोल्स ऑफ जो डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों का अमाउंट है ना, वो जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस समय कितना मोल्स बचता है उसकी बात करता है यील्ड।
अब लोग समझेंगे कि परफॉर्मेंस, आखिर रिएक्टर का परफॉर्मेंस हम लोग कितने तरह से मेजर कर सकते हैं। तो देखिए 3 तरह से, एक कन्वर्जन है, सिलेक्टिविटी और यील्ड है। देखिए तो ये 2 तरह से निकाला जाता है, एक तरह सॉरी, रिएक्टेंट कंज्यूम इन रिएक्टर बटा रिएक्टेंट फेड टू द रिएक्टर। मतलब 2 चीज़ का रेशियो है। एक रिएक्टर होगा, रिएक्टर परफॉर्मेंस मतलब क्या होगा, एक रिएक्टर होगा, उसी को बात कर रहे हैं, तो उसमें रहेगा रिएक्शन, कितना अमाउंट हम रिएक्टेंट को फेड किए रिएक्टर में, ठीक है, से, और उसके ऊपर में रहेगा कितना कंज्यूम किया रिएक्टर में। जैसे मान लेते हैं कि 4 kg हम रिएक्टेंट में दिए, कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर कोई रिएक्टर है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है, अगर हम यहाँ पर 4 kg दिए, ठीक है, 4 kg फेड किए थे, लेकिन कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम हुआ 3 kg, और 1 kg नीचे बाहर निकल गया, तो कितना हो जाएगा, कंज्यूम कितना हुआ 3 बटा, और कितना दिए थे हम लोग, 4 दिए थे, तो 3 बटा 4 हो गया। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। ऐसे इसमें से बन जाता है रिएक्टर कंज्यूम इन द रिएक्टर, मतलब हम लोग डायरेक्ट बात किए 3 हुआ, तो इसीलिए 3 लिख दिए हैं, 3 बटा 4 हो जाएगा। फिर है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या, डिजायर प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट ऑफ कंज्यूम इन द रिएक्टर गुने SP। तो ये है, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में है कि मोल्स ऑफ डिजायर प्रोडक्ट है, मोल्स ऑफ अनडिजायर प्रोडक्ट हो गया सेलेक्टिविटी। अब है इल्ड। तो इल्ड में क्या है, डिजायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बटा रिएक्टेंट फेड टू द रिएक्टर। तो यहाँ पर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये बहुत ही अच्छा से बात बताया। अगर हम बात करें इल्ड की, तो इल्ड में क्या हो रहा है कि डिजायर प्रोडक्ट तो रहेगा, कितना अमाउंट में मोल से डिजायर प्रोडक्ट वो तो रहेगा, लेकिन कितना अमाउंट में हम रिएक्टर फेड किए हैं उसको बोलते हैं प्लांट इल्ड। तो इसलिए बोला जाता है जब कोई, जितने अमाउंट हम रिएक्टेंट फेड किए मतलब रिएक्टर में डाल रहे हैं, और उस समय जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उस समय जितना मोल्स होते हैं ना वो लिया जाता है। तो उसमें तो दोनों रहेगा ना भाई, जितना हम लोग डाले हैं सारे के सारे रहेगा। तो इसलिए लिख दिया यहाँ पर रिएक्टेंट फेड टू द रिएक्टर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए अगर आपको पता नहीं होगा तो नॉर्मली इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं रिएक्शन एरो। ये फिजिकल स्टेट को डिनोट करता है, और ये रिएक्टेंट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो रिएक्टेंट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट, तो ये बनाता है आपका। अब आगे बात करते हैं थोड़ा आइडियल और रियल गैस की। देखिए ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो देखिए आइडियल गैस जो है वो सभी गैस लॉ के द्वारा फॉलो किया जाता है। एकदम याद रखिए, जो आइडियल गैस है वो जो सभी गैस लॉ जो दिया गया, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जितने भी सारे लॉ हैं वो सभी के सभी कंडीशन के टेम्परेचर प्रेशर पे वो फॉलो होगा। जो लेकिन रियल गैस लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही। जितने सारे जो गैस लॉ जो दिए हैं, चाहे अगर कोई रियल गैस है और जितने सारे गैस लॉ अगर चाहते हो फॉलो हो तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगा। ओके, और उसमें से एक है आपका वंडर वाल रियल गैस इक्वेशन। देखिए आप ये जिस ग्राफ से देखने से नोटिस कर रहे हैं कि रियल गैस का ग्राफ ऐसे भाग रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन आइडियल गैस ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब VR और VI। तो इसमें देख रहे हैं भी रियल जो है वो ज़्यादा है, VI कम है। यहाँ पर देखिए प्रेशर देख लीजिए आप, VR का वॉल्यूम ज़्यादा है, VR का कम है ना। तो इसीलिए बात किया जाता है कि VR ग्रेटर है, VI कम है। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर, ये एक्चुअल प्रेशर है, आप ये जो देख रहे हैं ना ये एक्चुअल प्रेशर है। तो ये जो है आपका एक्चुअल प्रेशर है और ये जो है एक्चुअल वॉल्यूम है। लेकिन जब हम आइडियल गैस प्रेशर की बात करेंगे तो इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अच्छा थोड़ा समझिए। देखिए हमारा जो गैस होता है ना रियल गैस, वो देखिए ऐसे बिहेव करता है, एक पार्टिकल इससे टकराता है, इससे टकरा, इससे। लेकिन आइडियल गैस बोलता है क्या, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, एक दूसरे टकराता नहीं है, इतना दूर दूर है उसका वॉल्यूम मानना ही बहुत ही नगण्य है। देखिए मैं ऐसा क्यों बोला, देखिए देख रही ये पार्टिकल यहाँ पार्टिकल तो बहुत दूर दूर में है, तो लगता है इसका वॉल्यूम है ही नहीं, और ये नज़दीक नज़दीक में नहीं है तो प्रेशर भी नहीं बना पाता। लेकिन रियल गैस में क्या है, इसमें नज़दीक नज़दीक भी है और प्रेशर भी बना पा रहा है। तो आइडियल गैस प्रेशर में एक्स्ट्रा
जो आइडियल गैस प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ये वाला ऐड करते, ये वाला पार्ट ऐड करते हैं, करेक्शन ऐड। ये जो बेसिकली एक करेक्शन है, ये वॉल्यूम करेक्शन है और प्रेशर करेक्शन है। इसमें ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये एक्चुअल प्रेशर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और आइडियल गैस लॉ, तो फॉलो गैस लॉ और आइडियल गैस लॉ इक्वेशन अंडर द ऑल कंडीशन ऑफ टीएनपी, वही मैं बात किया हूँ। अगर कॉज ऑफ डेविएशन की बात करें तो वॉल्यूम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो चीज़ यहाँ पर काम करता है। डेविएशन किसकी वजह से होता है, तो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से और एक वॉल्यूम की वजह से। तो ये है। अब है कि इसी में थोड़ा सा एक अलग टर्म में हम और लिख दिए हैं कि कोई रियल गैस बिहेव करेगा कब आइडियल गैस की तरह, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रेशर टेंस टू जीरो, तो क्या हुआ, ये आइडियल गैस को फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा डाल्टन लॉ में। देखिए डाल्टन्स लॉ कहता क्या है। आपको अगर थोड़ा सा लगे तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद काम कीजिएगा। ओके, हम लोग वैसे ही काम करते हैं इतना लंबा लंबा वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो ये लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अगर कोई पूछता है तो आप घबराइएगा नहीं। यहाँ पर ही देखिए डाल्टन्स लॉ में एक टर्म है पार्शियल प्रेशर, जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था कि पार्शियल प्रेशर क्या है। मतलब एग्जैक्ट मैं किसी को बता नहीं पाता था कि एग्जैक्ट पार्शियल प्रेशर है क्या। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर क्या है। तो आते हैं हम लोग पहले डाल्टन लॉ पे। ये जो देख रहे हैं डाल्टन्स लॉ है, ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि दिस स्टेट दैट, मतलब ये बोलते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टेंट गैसेस। कह रहा है कि जो टोटल गैस एक आइडियल गैस का मिक्सचर का प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो सम ऑफ द जो जितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल है उस सबको अगर पार्शियल प्रेशर को जोड़ दें तो वो हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब बात किया पार्शियल प्रेशर कैसे डिफाइन करें, तो ये सब पढ़िएगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर समझेंगे टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। देखिए एक गैस ये है, गैस A1, इसका पार्शियल प्रेशर PA है, प्रेशर है, और ये है मतलब पार्शियल प्रेशर। गैस B है और इसका पार्शियल प्रेशर है B है। गैस C है, पार्शियल प्रेशर C है। अब देखिए ये तीनों को जब अगर हम मिक्स कर दें तो ये क्या होगा, ये मिक्सचर बन जाएगा ABC का। और यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो PA, PB एंड PC का हो जाएगा। अगर एक चौथा पाँचवा छठा रहता तो और जुड़ते जाता। तो यही बोलता है डाल्टन्स लॉ, कि डाल्टन्स लॉ बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर फॉर द आइडियल गैस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंस्टेंट परसेंट इन द मिक्सचर। तो जितना भी सभी मिक्सचर में है वो। तो अब हम लोग समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं। अच्छा, टोटल प्रेशर तो समझ गए कि जितना भी छोटा छोटा पार्शियल प्रेशर है कंस्टेंट का उसको मिला देंगे तो वो हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब समझते हैं पार्शियल प्रेशर। देखिए ये हम ऐसा मानते हैं कि ये जो डब्बा है, ये डब्बा है, मतलब एक जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर, और ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम है, ये दोनों का वॉल्यूम सेम है। ओके, तो गैस ए है, थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, गैस ए है। ये गैस ए को जब इसमें डालते हैं, जब ये गैस को ए को जब इसमें डालते हैं, और जितना ये जो गैस ए है इसमें जब डालते हैं तो ये जो मतलब इसका जो आयतन पूरा कंटेनर को छींक लेता है, मतलब पूरा पूरा अमाउंट पैक हो जाता है, पूरा का पूरा फुल हो जाता है। तो और उस समय जब प्रेशर लगाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, पार्शियल प्रेशर डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ ईच गैस वुड बी एग्जैक्ट। पार्शियल प्रेशर जो है वो डिफाइन किया जाता है कि प्रत्येक गैस का प्रेशर जो एग्जैक्ट करता है यदि अलोन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कम टेम्परेचर। जैसे कि मान लेते PA है, PB है एंड PC है, और जब ये जब दोनों मिक्स होता है तो इसका टेम्परेचर जो रहता है वो T1 रहता है। अगर ये गैस को, ये जो गैस है इस शुरू में देखिए ये इंडिविजुअल गैस है, इसको शुरू में मान लेते हैं इसका T2 है, लेकिन अगर ये गैस T2 जो है अगर बराबर हो जाता है T1 का, अगर ये गैस T2 जो है T1 के बराबर हो जाता है, देखिएगा फिर से समझिएगा, पार्शियल ये जो गैस ए है
और ये मिक्सचर का मिक्सचर है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है। अगर T2 जो है अगर T1 के बराबर हो जाता मतलब इंडिविजुअल गैस का जो टेम्परेचर है वो जो मिक्सचर वाला गैस का टेम्परेचर से बराबर हो जाता, और उस समय जो वॉल्यूम जो है ना वो सेम हो जाता है मिक्सचर वाला के वॉल्यूम के बराबर। जो जितने कंटेनर में जो है ना पार्टिकल उतना ही ये भी आयतन छेक लेता है, और उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर। अरे बहुत ही बेसिक बात है यार कि अगर हम समझो कि अगर बाय चांस अगर आप नहीं बोल पाते किसी के सामने तो ऐसे बोल सकते कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर एट द मिक्सचर टेम्परेचर इज इक्वल टू द इंडिविजुअल टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर इंडिविजुअल टेम्परेचर गैस का अगर मिक्सचर के टेम्परेचर से गैस के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और उस समय आपका जो प्रेशर लगाता है इंडिविजुअल पार्टिकल के द्वारा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे ये बॉलन बना के बनाए थे, B1 है BB है, B है BB और B1 B2, तो इस तरह से हो जाता है। ओके, इसी में अमागत ला है कि यही बोलता है कि टोटल वॉल्यूम गैस मिक्सचर इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ द ईच वुड बी ऑक्यूपाई द सेम एट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम मिक्सचर। अब वही बोल रहा है कि अगर यह टेम्परेचर T1 पे जितना वॉल्यूम P1 का है PA का है उतना ही वॉल्यूम टोटल मिक्सचर का है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा और उस समय जो वॉल्यूम होता है मतलब जैसे इसका टेम्परेचर T1 था और इसका टेम्परेचर T2 है और ये दोनों का टेम्परेचर बराबर रहता है और जितना PA का वैल्यू और टोटल सबका वॉल्यूम मिक्सचर का वॉल्यूम अगर बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल वॉल्यूम। ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम कि एक मिक्सचर का जो टेम्परेचर है जब इंडिविजुअल कंपोनेंट का टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और उस समय जो वॉल्यूम रहता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का उसको बोलते हैं पार्शियल वॉल्यूम। ओके, अब है रियल गैस और आइडियल गैस का। देखिए ये चीज़ें आपको खुद समझना होगा। इसमें ये जो ग्राफ है ना ये V टाइप का होता है और इसे समझना होगा। तो देखिए समझने का बहुत ही सिंपल है। इधर वाला जो पार्ट है ये लिक्विड का होता है, ऊपर वाला पार्ट जो गैस का होता है और नीचे वाला पार्ट ये जो नीचे वाला पार्ट से नीचे गया है ये सब यहाँ पर ये इसके अंदर जो है वो लिक्विड वॉल्यूम दोनों का होता है। लिक्विड है गैस है, यहाँ पर वॉल्यूम तो लिक्विड वॉल्यूम यहाँ पर दोनों हो जाता है, ऊपर में गैस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है। तो ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट से डिफाइन किए जाते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट है, ठीक है, अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैस बोलते हैं। अगर कोई गैस है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आता है तो वो लिक्विड में आ जाता है, मतलब वेपर में आता है, लिक्विड वेपर दोनों में आता है। अब समझते हैं कि सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर के मतलब क्या हुआ। देखिए सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर का मतलब हुआ कि अगर थोड़ा सा पहले से मतलब सेचुरेटेड लिक्विड की मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पार्टिकल फ्लैश करके गैस में बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और सेचुरेटेड वेपर क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो वो दोनों के लिक्विड में आ जाएगा। तो इस तरह से होते हैं। लेकिन समझना ज़्यादा आपको ये वाला फिगर, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सब्लिमेशन है और ये डिपोजिशन है। मतलब इधर सब्लिमेशन हो जाएगा या इधर से डिपोजिशन हो जाता है। ओके, सब्लिमेशन क्या है कि कोई भी कंपोनेंट है वो मतलब डायरेक्ट लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, और ट्रिपल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है। देखिए इधर सॉलिड है, इधर गैस है, इधर लिक्विड है, तो ये तीनों पॉइंट जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, अब फिर वही वेपराइजेशन है और इधर कंडेंसेशन, इधर वेपराइजेशन है, इधर कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन मतलब कोई वेपर से लिक्विड में आता है तब, जैसे कि इधर कोई गैस है, ठीक है, गैस है, अब ये लिक्विड में जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा। वेपराइजेशन क्या है, कोई लिक्विड है, इधर कोई लिक्विड है, इधर से गैस में जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अब मेल्टिंग क्या है कि अगर कोई सॉलिड है और डायरेक्ट वो लिक्विड बन जाता है तो मेल्टिंग हो जाएगा। फ्रीजिंग क्या है, कोई लिक्विड है अगर सॉलिड बन जाता है तो वो फ्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट में जो एक ऐसा टर्म आता है ना कि उसके ऊपर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो जाता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मतलब होता है कि वहाँ पर इसे कोई वो ना तो गैस रहता है वो ना लिक्विड रहता है, वो दोनों अवस्था में रहता है, तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ओके,
अब देखिए ना, जैसे कि ये सिंबल से बना, जैसे ये गैस है, ये जो देख रहे हैं गैस, ये एक डब्बा बनाया है, इसमें 4 पार्टिकल है, तो ये गैस का है। और ये देखिए सॉलिड का है, सॉलिड का कितना कितना नज़दीक देखिए पार्टिकल है, ये सॉलिड का है। लेकिन ये देखिए जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है, ज़्यादा है ना, तो मतलब लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, सब कुछ भी है। और ये तो एक रॉक टाइप का बनाया है कि सॉलिड का है, वेपर का, ये लिक्विड का है, तो वो थोड़ा सा छोड़ दीजिए इसको। और हम लोग आते हैं थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। भाई ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? तो देखिए ये पहले इस सब पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से डिनोट करते हैं। गुड। ये मतलब आइडियल गैस और रियल गैस के डेविएशन को बताता है। देखिए दुनिया में आइडियल गैस हम लोग क्यों पढ़ते हैं? आइडियल गैस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उससे क्या होता है कि हम उसे कंपेयर करते हैं, और कुछ काम नहीं होता है। किसी न किसी से कंपेयर करेंगे तब तो पता चलेगा कोई अच्छा है कोई बुरा है। तो यही था, आइडियल गैस जेड का मान 1 था, तो उसको कंपेयर करते हैं कि ये कब कितना डिविएट करता है और कितना ज़्यादा डिविएट करेगा। तो ये लिखा है कि रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर सिग्निफिकेंटली। तो देखिए कोई जो रियल गैस होता है, मानते हैं आइडियल गैस से सिग्निफिकेंटली डेविएट होता है। डेविएट का मतलब विचलन करता है, वो अपना जो पाथ है उसका प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है। लेकिन कहाँ कहाँ पर होता है? तो 2 जगह होता है, एक सेचुरेशन रीजन में होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट पे होता है। सेचुरेशन रीजन मतलब क्या हुआ? जहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों वाला प्रॉपर्टी जाता है वहाँ पर ही। और क्रिटिकल पॉइंट मतलब उसके ऊपर जो गैस बन जाता है वहाँ पर ही, तो वहीं पर ही आता है। जैसे PV=NRT आपका गैस ला हो गया, PV=RT। एन लगाते हैं इसलिए क्योंकि अगर एन का मान 1 रख दिया तो PV=RT हो गया, और PV/RT बराबर 1 होगा, और PV/RT=Z हो गया। ये 1 मतलब इसको Z बोलते हैं। अगर PV ऑन RT यानी प्रेशर गुने वॉल्यूम अपॉन R/T का मान अगर 1 आता है तो उसको बोलेंगे Z, मतलब रियल गैस बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को एक्चुअल बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को हम लोग आइडियल बोलते हैं। फॉर द रियल गैस Z कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन यूनिटी। तो जो रियल गैस का जो है Z वो लेस देन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, ये जो डायग्राम बनाया गया PV/NRT, यहाँ पर Z का मान लेस देन 1 है, लेकिन वहाँ पर में Z ग्रेटर मतलब, तो ये बोलता है कि वो रियल गैस है उसका Z का मान 1 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और यही सब चीज़ें लिखा हुआ है कि इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल गैस डिविएट फ्रॉम द दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस, कि यह मेजर करता है कि कोई रियल गैस जो है आइडियल गैस से कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड अमाउंट में डेविएट करता है। ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल रियल गैस का जो एक्चुअल वैल्यूम है से, और जो आइडियल गैस के द्वारा जो प्रेडिक्ट होता है से, वो सेम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। ओके, तो बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक और टर्म है यहाँ पर हम लोग समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। तो ये सब क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं क्रॉसपॉन्डिंग करने का मतलब क्या हुआ। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक कोई किसी ने साथ कंपेयर कर रहा है, क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, मैच करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं। देखिए इसमें आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो हम लोग बात की Z इज अप्रॉक्सीमेट सेम फॉर ऑल गैसेस। बोलता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z वो सभी गैस के लिए सेम होता है यदि अगर रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर सेम पर। अगर कोई 2 गैस है, मान लेते हैं कि एक है आपका O2, ठीक है, और एक है H2, अगर इसका रिड्यूस टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, सेम नहीं अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, सेम रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर पे। अब आता है कि रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर क्या है। देखिए जो क्रिटिकल कांस्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस वेरिएबल, जैसे कि PR मतलब रिड्यूस प्रेशर में नॉर्मल प्रेशर बटा क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम रिड्यूस वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम बटा क्रिटिकल वॉल्यूम, TR मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसको रिड्यूस टेम्परेचर बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी रियल गैस एंड द सेम रिड्यूस वॉल्यूम एंड रिड्यूस टेम्परेचर एग्जैक्ट सेम रिड्यूस प्रेशर। जैसे कि मान लेते हैं, तो ये फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर हमको पता चलेगा कि इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समान होता है। देखिए होता है क्या
कि अगर हमें ये पता चल गया कि रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रेशर भी सेम लगाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है द ऑब्जर्वेशन दैट रियल गैस एट द सेम रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर। अगर मान लेते हैं कोई रियल गैस रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर सेम है, तो वह सेम रिड्यूस प्रेशर को बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, तो ये भी आर इक्वल टू ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको रियली कुछ ना कुछ नया आइडिया दिया होगा सोचने के लिए। और मैं ये डिफिनेटली बोल सकता हूँ यार कि इसमें जो हम लोग बात किए हैं रिएक्टर के बारे में, यील्ड के बारे में, गैस के बारे में, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। बार्क के DRD बार्क का जितने इंटरव्यू है उसमें मैंने काफ़ी लोग से बात किया और मेरे से खुद पूछा हुआ। तो और ये आपको नॉर्मली जो है इंटरव्यू होते हैं ना बेसिक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई होप ये वीडियो आप इन्जॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो रियली एक लाइक दीजिएगा, प्लस में लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी इस वीडियो इस टाइप का मैं बनाऊं। और डेफिनेटली इस चैनल पे तो बनेंगे ही। ओके सो और अपने चैनल और कुछ राय होगा तो ज़रूर मुझे पुट कीजिएगा कैसा लगा। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन इंटरव्यू के इसको पढ़िए 1 घंटा, मज़ा आएगा। ओके फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।